Good morning to all of you. कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आज अंदर आज जरा सबको फिर शुरू करेंगे। ये भविष्य के कलेक्टर लेट हो जाते हैं। चलो कल क्या पढ़ा था तब तक ये बता दो मुझे। शुरू करते हैं। कल हम लोग सैलिनिटी पर थे, है ना, लवणता पर। उसके पहले हम लोग जो थे वो टेम्परेचर पर थे। उसके पहले हम लोग ओशियन बेसिन का जो रिलीफ है, फीचर्स है, वो देख रहे थे। याद है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, राइज, एबिसल प्लेन्स, आइलैंड और ये एक्सेट्रा सारी चीजें। सैलिनिटी पे कल काम किया था हम लोगों ने, याद हो आपको? तो पता नहीं, भूल गए। और कैसे भूल सकते हैं आपकी उन बातों को? देखता हूं। पर्टिकुलर रीजन्स के बारे में हम बात कर रहे थे। वहां पर सैलिनिटी कम ज्यादा है क्या, और क्या कारण था? पहला आपको याद होगा, सबसे पहले पैसिफिक ओशियन में हमने देखा था। पैसिफिक ओशियन का जो नॉर्थ वाले पोर्शन है, नॉर्थ और साउथ, तो सैलिनिटी उन जगह पे लो रहती है। क्यों? क्योंकि आर्कटिक का वाटर जो है, आर्कटिक मेल्ट होता है ना, ये एरिया पिघलते हैं तो फ्रेश वाटर ऐड होता है। अटलांटिक में मिड लैटिट्यूड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में सैलिनिटी हाई होगी क्योंकि वाष्पीकरण वहां ज्यादा है। इक्वेटर पर बताया था तुमको मैंने, वो मध्य रेखा पर लो होता है क्योंकि वहां रेनफॉल ज्यादा है, ज्यादा ना, वर्षा। नहीं समझ आए तो 15 से 30 डिग्री लैटिट्यूड अटलांटिक ओशन वाला याद रखना। पोलल ध्रुवीय क्षेत्रों में वहां क्या बताया था, लो होती है। क्यों? ग्लेशियर मेल्ट होते हैं। इक्वेटर पर रेनफॉल प्लस रिवर, याद करो, कोंगो नदी और ये सारी चीजें। ठीक है, आ गई बात समझ में? आता। अब इसके बाद में नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, हाई सैलिनिटी होती है। कारण ओशियन करंट पहुंचता है वहां पर, नॉर्थ अटलांटिक वाला। भूल गए होंगे ये तो हालांकि आप लोग, जैसे ये अफ्रीका और यूरोप और इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यहाँ की बात कर रहा हूँ ऊपर।
सिक्स्थ वन, मेडिटरेनियन सी प्लस रेड सी, सैलिनिटी हाई, वाष्पीकरण ज्यादा होता है वहां पे, इनक्लोज्ड है वो, लैंड से घिरे हुए हैं। ब्लैक सी, काला सागर, सैलिनिटी लो। अगर ये तुमसे टेबल फिल करते नहीं बन रहा है तो चुपचाप जाके कल की क्लास देख लेना। समझ आ गई बात? ज्यादा खा के सो जाते हो बस, शाम को रिवीजन करना है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा वाष्पीकरण होगा तो वहीं ज्यादा बारिश भी होनी चाहिए। हाँ, विंड सिस्टम एयर मास को कहीं भी ले जा सकते हैं। काला सागर नदियों के मिलने से, बाल्टिक सागर सैलिनिटी लो है, क्यों? नदियों के मिलने से। कैस्पियन सागर हाई सैलाइन है, क्यों? क्योंकि वहां रिवर नहीं है, वाष्पीकरण बहुत है। बंगाल की खाड़ी लो, क्यों? नदियां हैं। अरब सागर सैलिनिटी हाई। भैया दीदी हाई लिख रहे हैं, मैं भी लिख देता हूँ, लिख देती हूँ। एवोपरेशन, नो रिवर सिस्टम। ये सारे एस्पेक्ट्स आप लोगों को याद रखना है, विद असर्शन रीजन के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। समझ आ गई बात यहाँ तक? ध्यान रखना। अब कल थर्मोक्लाइन वाला कॉन्सेप्ट भी बता दिया था मैंने कि अगर ये टेम्परेचर है, इधर बढ़ता हुआ है, इधर हाइट है, डेप्थ है सॉरी, तो थर्मोक्लाइन रैपिडली जहां से डिक्रीज हो रहा है, इस रीजन को हम क्या कह रहे थे? थर्मोक्लाइन। ऐसा अगर मैं सैलिनिटी को पढ़ूं तो जो नमक का कण है वो भारी होता है, सॉल्ट जो होते हैं वो हैवी होते हैं, तो जितना गहराइयों में जाऊंगा उतना सॉल्ट बढ़ेगा, नमक का कण बढ़ता है, सलाइन होता रहता है, अंदर जितना पानी इकट्ठा होता रहेगा। तो सैलिनिटी को अगर आप वर्टिकल देखोगे तो ये डेप्थ के अनुसार बदलती है, इट चेंजेस, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात सुनिए। अच्छा, ऊपर की तो तुम्हें लगेगा कि हाँ बढ़ गई है, ऊपर की सैलिनिटी सरफेस वाटर वाली बढ़ गई है। बढ़ क्यों गई है? मान लो कहीं पर वाष्पीकरण होगा तो तुम्हें लगेगा ज्यादा सलाइन है, या मान लो डिक्रीज इंक्रीज आराम से हो जाएगा ऊपर वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो फ्रेश वाटर ऐड हुआ पोलर रीजन में, तो ऊपर सैलिनिटी क्या होगी? कम हो जाएगी, मिड लैटिट्यूड पे बढ़ जाएगी। लेकिन ये सब सरफेस की बात है। लेकिन जब आप सैलिनिटी डेप्थ की बात करते हो तो फिक्स होती है वो। क्यों? क्योंकि अंदर गहराई का पानी ना तो लॉस्ट हुआ है ना कोई ऐड हुआ है। तो इसलिए याद रखना, सैलिनिटी जनरली इंक्रीजेस विद डेप्थ। जब अचानक इंक्रीज होने लगेगी ना, बढ़ेगी ना, दैट जोन इज नोन एज हेलोक्लाइन। हेलाइन, सेलाइन, हेलोक्लाइन। जब रैपिडली चेंज होना है सैलिनिटी का, दैट इज हेलोक्लाइन। थर्मोक्लाइन में टेम्परेचर चेंज हो रहा था, हेलोक्लाइन में सैलिनिटी चेंज हो रही है। उधर कम होता है टेम्परेचर, यहां पर सैलिनिटी बढ़ती है। सैलिनिटी इंक्रीजेस शार्पली, इस बात को याद रखना। क्योंकि हाई सलाइन वाटर क्या होता है, जनरली नीचे सिंक कर जाता है लोअर सैलिनिटी वाले वाटर के नीचे। स्ट्रेटिफिकेशन आपको आराम से देखने को मिलेगा। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह हुआ कि अगर मैं एक हेलोक्लाइन का डायग्राम में इमेजिन करूं तो कोई बड़ी बात नहीं, वो बड़े आराम से तुमसे कनेक्ट हो सकता है। मतलब कैसे होगा? लेकिन ये बुद्धि से होगा और नींद से होगा, है? हाँ, देखो ना, जैसे मान लो ये मेरी डेप्थ है, ओके, और ये सैलिनिटी है इंक्रीज होते हुए, तो ऊपर तो चलो ठीक है, लेट्स अज्यूम मैंने एक एवरेज सैलिनिटी से लगा के 30 से 35 लिख दिया है, 38 लिख दिया।
ठीक है, तो ऊपर तो क्या रहेगा, कम रहेगा, ऊपर तो कम रहेगा, लेकिन जैसे मैं आगे डेप्थ में जा रहा हूं एकदम बढ़ेगा सर। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा सर, हेलो क्लाइन। ये जनरल बात बताई मैंने। अब ये डायग्राम, मतलब ये डायग्राम जो है मैं थोड़ा सा अगर कहां बनाऊं, ये तो चलो मान लो लेट्स अज्यूम मैंने इक्वेटर पोलर की बात कर ली, अगर मिड लैटिट्यूड की बात करूंगा ना मैं, तो मुझे वहां पर 34 35 मतलब वहां ज्यादा सैलिनिटी होती, तो मुझे यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा पिक्चर समझ आई बात, इधर से वैल्यू को चेंज करना होगा, मतलब वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। हाँ, तो नीचे लगभग ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है, नीचे रहने दो कांस्टेंट। लेकिन ये जो एकदम से बड़ा हुआ है ना, ये पोर्शन जो है रैपिडली, तो उसको हम हेलो क्लाइन कह रहे हैं। समझ आ गई बात यहां तक? एक मिनट रुकना। हालांकि इतना डीप में मतलब मैं तुम्हें ले तो जा रहा हूँ, बट ठीक है कोई बात नहीं। बट ये एनालिसिस तुम्हें बड़ा आराम से जो है समझ में जाएगा। जी हाँ, तो इस बात को अपने को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो स्टार्टिंग में जो वेरिएशन दिख रहे हैं कि कभी कम हो रही है कभी लो की तरफ मैं शुरू कर रहा हूँ, वो डिपेंड कर रहा है कि मैं पोलर रीजन पे हूँ। पोलर रीजन पे क्या है कि फ्रेश वाटर क्या होता है, और ऐड होता है। समझ आई बात? तो अब देखो, इस चीज को जो है थोड़ा ध्यान रखना। दो चीजें ध्यान रखनी है, हमें जनरल वर्ड यूज करूंगा मैं, जनरल वर्ड। तो डेप्थ में क्या हो रही है, डेप्थ में इंक्रीज रखना है हमें, डेप्थ में सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है। मतलब अगर एक जनरल डायग्राम बनाने बैठा मैं, ये कुछ इस तरह से बनेगा कि मतलब जो है मैं इधर जा रहा हूं तो इधर सैलिनिटी बढ़ रही है। लेकिन थोड़ा सा मैं एनालिटिकल लेवल पे आऊँ, मैं लोकेशन वाइज देखूं, तो मुझे पता है कि ऊपर की जो लेयर होती है समुद्र के पानी की, वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होती है बाहर के टेम्परेचर वगैरह इन सब चीजों से। ये एरो को तुम पहले देखो, इधर तुम समझना कि जितना इधर जा रही है चीजें वो बढ़ती हुई जा रही है, क्लियर हुई बात? और इधर जो है वो लो हो रही है। तो इनको सबको भूल जाओ तुम, ये तीन लाइंस को बस ऑब्जर्व करो कि मैंने पोलर रीजन पे लो की तरफ स्टार्ट किया है, देखो लो से इक्वेटर को मैंने थोड़ा सा लो की तरफ ही रखा है, और लेकिन मिड लैटिट्यूड्स को मैंने हाई की तरफ ले गया। ये तुम्हें समझना है। इनफैक्ट कल से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं तो मैं कहूंगा ना कि 1 2 और 3 में सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहां होगी, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सैलिनिटी लवणता, दूसरे नंबर पे, मतलब ये हाई वाले। सब ट्रॉपिकल, फिर इक्वेटर और फिर पोलर। पोलर पे तो एकदम अपन ने वो कर दिया, नीचे जाके तो एकदम कांस्टेंट हो गई है। कांस्टेंट होना मतलब समझ रहे हो कि मतलब नॉर्मली जो है जो भी बड़ी थी वो, अच्छा बड़ी हुई इसको मान रहे हैं हम, इतना नहीं कि मैंने ये यहाँ ले गया इधर ही बिल्कुल कम कर दिया, बट ऊपर सरफेस पे कंपेरेटिवली ज्यादा सॉल्ट हमें दिखाई दे रहे हैं ड्यू टू एवोपरेशन और ये सारी। सो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, दो प्रकार के यहां से वो तुम्हें क्वेश्चंस घुमा सकता है। कैसे सर? दो प्रकार के, ठीक है।
इस बात को ध्यान रखना है। दो प्रकार के सवाल। सुशांत मौका दो बेटा मुझे पढ़ाने का, और ध्यान से सुनो, है ना। दो सवाल कैसे घुमा सकता है? पहला जनरल बात करेगा वो, ठीक है, जनरल लेवल की बातें करेगा। तो तुम्हें मालूम है कि जो सैलिनिटी जनरली क्या होगी, इंक्रीजेस विद डेप्थ एंड देयर इज अ डिस्टिंक्ट जोन कॉल्ड हेलोक्लाइन, जहां सैलिनिटी इंक्रीजेस शार्पली, ठीक है, ये जनरल बात होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं इस चीज को लेकर कि टेम्परेचर, एवोपरेशन, तो स्ट्रेटिफिकेशन क्लियरली विजिबल हो सकता है। तब फिर हम कहेंगे कि अगर मैं सब ट्रॉपिकल को ध्यान रखूं या इक्वेटर को ध्यान रखूं, तो पोलर को ध्यान रखूं, तो ऊपर में तीनों चीजों में आपको जो है वेरी होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि सीधी बात है, मतलब अगर मैं सब ट्रॉपिकल को देखूंगा तो फिर तो क्या होगा, सब ट्रॉपिकल जो है कुछ ऐसा इस तरह से बन जाएगा सब ट्रॉपिकल एरिया, क्योंकि ऊपर की लेयर में ज्यादा सैलिनिटी। अच्छा, अगर मान लो मैं ऐसा बना रहा हूं, ये सॉल्ट है, मैंने सब ट्रॉपिकल का एरिया कुछ इस तरह से तो नहीं बना दिया बिल्कुल जीरो ही कर दी नीचे सैलिनिटी। नीचे भी गहराई में ज्यादा है, लेकिन कंपेरेटिवली अपर लेयर में क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जनरल बात करेगा तो हाँ भैया नीचे ज्यादा ही सॉल्ट मिलते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जब आप वेरिएशनल लेवल पे जाओगे, तीनों अलग अलग जगह पे देखोगे, तो चीजें आपको दिखाई देगी। मतलब देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस इन द सैलिनिटी बिटवीन सरफेस जोन्स एंड डीप जोन्स। ये तुम्हें हमेशा दिखेगा ही दिखेगा मुझे, सरफेस और डीप में, क्योंकि डीप में कोई कांस्टेंट है चीजें, ऊपर वेरिएशन काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो हेलोक्लाइन शब्द से डरने की जरूरत नहीं है। हेलोक्लाइन याद रखना, जहां पे सैलिनिटी एकदम से चेंज होती हो, ठीक है, एकदम से इंक्रीज हो रही हो, इन सब चीजों को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। अब क्या हो रहा है, एक नया शब्द पकड़ में आ रहा है। सैलिनिटी से तुम्हें नहीं लगता डेंसिटी पे भी फर्क पड़ रहा होगा? घनत्व में पानी उतना ही भारी होते जा रहा है, तो तुम जितना गहराई में जाओगे पानी उतना ही डेंस होता चला जाएगा। एग्जैक्टली। तो हो सकता है वो एक नया शब्द दे दे, पिक्नोक्लाइन, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है। पिक्नोक्लाइन इज लाइक डेंसिटी। तो वो मुझे मालूम है कि मैं एक एवरेज डेंसिटी बताऊंगा, तो जितना मैं अंदर जाता हूं उतनी डेंसिटी क्या होती है, तो अचानक जब डेंसिटी बढ़ेगी सैलिनिटी के अकॉर्डिंग, डीप उसमें जाके फिर एक समय का तो कांस्टेंट हो जाना है, तो पिक्नोक्लाइन भी इंक्रीज होता है, ठीक है, मतलब डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। तो ये शब्द जब आ जाए समझ लेना ओशियन की डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई बात यहां तक? ये हिंदी इंग्लिश शब्द सब बराबर है ना। पिक्नोक्लाइन मतलब जहां घनत्व के बारे में हम बात कर रहे हैं, घनत्व में जब बढ़ोतरी ये देखने जा रही है। तो ये दोनों अपोजिट बनेंगे क्या टेम्परेचर और डेंसिटी को लेकर अगर बात करूं मैं, तो टेम्परेचर कम होता है और पिक्नोक्लाइन बढ़ता है। देखो ना, तुम खुद देखो, नो लिख के कुछ फायदा नहीं है, सोचने का फायदा है यहाँ पे। भाई घनत्व बढ़ते जा रहा है, तो मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा, मान लो इधर बनाया हूं मैं, और इधर जा रहा हूं मैं, तो टेम्परेचर कम होते जा रहा है, तो कम की तरफ जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक एरो बनाऊं, इधर टेम्परेचर भी लिखूं, और थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि डेंसिटी भी जो है बढ़ रही है इस पे, और दो अलग अलग चीज मुझे बनानी है। तो अगर मुझे पिक्नोक्लाइन का बनाना है, तो क्या होगा, नीचे जितना जाऊंगा डेप्थ क्या होती जा रही है, डेप्थ में डेंसिटी बढ़ती जा रही है, डेंसिटी बढ़ाते जा रहा हूँ। और अगर ये बात करूं कि तो ये पैटर्न क्या होता है, कुछ ऐसा होते जाएगा। या इसको थोड़ा सा मैं, ये थर्मोक्लाइन हो गया मेरा, तो ब्लू इज थर्मोक्लाइन, और ये हो गया मेरे लिए पिक्नोक्लाइन। अब इसको समझो, रटो मत, फील करो, एक सवाल का उत्तर दो। जितना नीचे गहराई में जा रहा हूं, डेंसिटी क्या हो रही है, घनत्व क्या हो रहा है, वाटर डेंस होते जा रहा है, ठंडा पानी, तो ये इंक्रीज हो रहा है ना, यहां से यहां तक आना इज इंक्रीज। देख लो इंक्रीज हो गई डेंसिटी, इसलिए इधर लाया मैं इसको। नीचे तापमान क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, इसलिए इसको इधर लेके आया मैं उल्टा, कम की तरफ। अगर मुझसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले और ए और बी लिख दे और बोले इसमें से पिक्नोक्लाइन और थर्मोक्लाइन कौन सा, तो समझ में आ जाएगा ना। सैलिनिटी का भी एक जनरल पैटर्न बनाऊंगा अगर, तो वो भी क्या हो रहा है, सैलिनिटी भी बढ़ी रही है अंदर जाके, सैलिनिटी जो है वो भी बढ़ रही है। स्पेशली मैं बात करूं तो
पोलर रीजन्स में स्पेशली अगर हम लोग देखें, जी हाँ, तो 3 शब्द से डरने की जरूरत नहीं है, पिक्नोक्लाइन, थर्मोक्लाइन और हो गया अपना हेलोक्लाइन। तो सैलिनिटी, ये सारी चीजें। अब ये डायग्राम का कॉम्बिनेशन समझ आ रहा है तुम्हें? थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, ये ऐसे जाते हैं और ये दोनों इधर चलते हैं। हाँ ऑफ कोर्स पर्टिकुलर रीजन में चीजें चेंज होंगी, क्यों नहीं होंगी। सैलिनिटी, हेलोक्लाइन के पैटर्न चेंज हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अब मैं तुमसे कहूं कि मिड लैटिट्यूड में, तो भाई लो नहीं होगा, मैं मिड लैटिट्यूड पता यहां से बनेगा वो डायग्राम सैलिनिटी का, इधर आ जाएगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा नीचे, और फिर जो एवरेज है वो तो रहेगा ही मेंटेन। इक्वेटर को भी यहां कहीं से मुझे शुरू करना पड़ेगा। ऐसे डेंसिटी का भी है, डेंसिटी को भी तुम देखोगे तो पोलर रीजन में हाई डेंसिटी है, पोलर रीजन में ठंडा पानी ज्यादा है, तो वहां का वाटर और ज्यादा डेंस होगा, तो वो मेरा ग्राफ यहां कहीं से शुरू होगा। इक्वेटर पे जितना जाऊंगा मैं, या मिड लैटिट्यूड पे जाऊंगा तो यही रहूंगा, इक्वेटर पे थोड़ा सा जो है इधर कहीं रहूंगा। मतलब मैं ऐसा इमेजिन कराना चाह रहा हूँ, जैसे इक्वेटर बीच में, मिड लैटिट्यूड में पानी गर्म होता है ज्यादा, तुम्हें मालूम है, ज्यादा टेम्परेचर हमें हमेशा मिड लैटिट्यूड में मिलता है, तो वहां गर्म पानी हल्का रहेगा, तो वो ठंडा पानी थोड़ा लेट शुरू होगा, नीचे गहराई से शुरू होगा। लेकिन पोलर एरिया में तो ऊपर से शुरू हो गया, पोलर रीजन में ऊपर ही शुरू हो गया। तो यहाँ पिक्नोक्लाइन क्या हो गया, हाई हो गया, मतलब एक तरह से जल्दी शुरू हो जाएगा। खैर ठीक है, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट पोलर रीजन में हाई सैलिनिटी, लो सैलिनिटी होना चाहिए था। हाँ तो मैंने और क्या बोला, पोलर रीजन में सैलिनिटी लो ही तो होगी, मैंने और क्या कह दिया, लो ही तो बोला मैंने। मैं अगर पोलर रीजन में हूं, जी हाँ, तो सैलिनिटी को लो रखूंगा। मिड लैटिट्यूड पे हूं तो यहां से शुरू करूंगा, ये कह रहा हूं। और अगर डेंसिटी में जाऊंगा मैं, तो डेंसिटी वहां पे हाई हो जाएगी, जी हाँ। आगे बढ़ते हैं अपन, ठंडा पानी है इसलिए ना। कंफ्यूजन है थोड़ा, कुछ नहीं कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, तुम तो बस दो काम मेरे को एक पैटर्न बता दो, ठीक है, रुक जाओ जरा, कोई कंफ्यूजन जैसा कुछ नहीं। हल्की से क्या है, कनेक्शन तोड़ लेते हो, यहाँ वहां ध्यान दे लेते हो। ये टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इधर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ओके, इधर ले जाऊंगा तो सॉल्ट बढ़ेगा, इधर डेप्थ है, इधर ले जाऊंगा मैं तो डेंसिटी बढ़ेगी। अब ठीक है, ये डेप्थ, अब कुछ नहीं, सब भूल जाओ, पूरी ओशनोलॉजी भूल जाओ, अपने जनरल अवेयरनेस रखो दिमाग में। गहराई में जाता हूँ तो टेम्परेचर क्या होता है भाई, पहले तो चलो मान लो थोड़ी देर के लिए हाई था, इधर ये इधर ज्यादा होता है, हाई है ये लो है, ठीक है, ये हाई है ये लो है, ये हाई डेंसिटी है लो डेंसिटी। तो ऊपर तो तापमान ज्यादा है सूर्य की गर्मी से, जाके कम हो गया बाद में, आई बात समझ में। अब रही बात सैलिनिटी, तो सैलिनिटी में भी जितना मैं गहराई में जाऊंगा उतना क्या होगा, बढ़ेगी, सॉल्ट बढ़ेंगे, डेंसिटी जितना गहराई जाऊंगा उतना बढ़ेगा, बस ये हो गया।
ये हेलोक्लाइन हो गया, जब ये आपका पिग्नोक्लाइन हो गया डेंसिटी वाला, ये आपका हेलोक्लाइन हो गया, और ये हो गया थर्मोक्लाइन। ज्यादा इसमें बुद्धि लगानी नहीं है। ये देख लो, पोलर रीजन में सैलिनिटी लो रहेगी, तो हमें लगता है कि वहां का वाटर डेंस कम होना चाहिए। वो तुम थोड़ा बहुत सरफेस वाटर देख सकते हो, लेकिन ओवरऑल पानी तो ठंडा है ना, और डेंस रखेंगे। चलो इस चीज को ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ठंडा है, मतलब सैलिनिटी के उससे भी आप देखोगे। हाँ, मिड लैटिट्यूड पे डेंसिटी कम रहेगी भाई, वैसे इवोपरेशन हो रहा है। जी हाँ, वाटर गर्म है थोड़ा सा। चलो इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। मतलब इतना वो जनरल स्टडीज में तुम्हें 3 शब्द में मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन बना सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और ज्यादा डीप में गया ना तो वो हेलोक्लाइन को लेके जाएगा, और वो भी एनसीईआरटी की लाइन तक सीमित रहेगा। जनरल वर्ड याद रखना कि वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, बस ज्यादा परेशान नहीं होना। हाँ चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला टॉपिक है, मतलब तुम्हें अब टेम्परेचर का लॉजिक समझ में आ गया कि इस पृथ्वी पर टेम्परेचर से बहुत कुछ फर्क पड़ता है, इस समुद्र में सैलिनिटी से बहुत कुछ फर्क पड़ता है, इतना हमें आइडिया लग गया। तो इन दोनों की मदद से अगर हम लोग देखें तो हमें अगला टॉपिक जो शुरू करना है वो करना है ओशियन करंट, मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, इसको समझेंगे। ठीक है, अब समुद्री जलधारा जिसे हम कहते हैं उस चीज को हमें थोड़ा सा समझना है। उसके पहले एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे मुझे। पिग्नोक्लाइन कौन सा है इसमें से? ए वालों तैयार हो जाओ तुम लोग लड्डू लेने के लिए। थर्मोक्लाइन कौन सा है? पिग्नोक्लाइन कौन सा है? डेंसिटी भाई बढ़ेगी, हाई की तरफ जा रहा है ग्राफ, आ रहा है समझ में? अब यही करना मैं एग्जाम में, उल्टा कराना और फिर शिफ्ट करना। अरे यार सर, मुझसे ना ऐसा थोड़ा सा वो हो गया सर। हाँ ठीक है, अब अपन बात करेंगे ओशन करेंट्स के बारे में। समुद्री जलधारा मतलब सिंपल जो सरफेस वाटर का मूवमेंट होता है उसे हम लोग जो है ओशन करंट का नाम दे रहे हैं। तो समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं एनसीईआरटी की।
अक्सर जब आप यहाँ पर पढ़ोगे तो कुछ सरफेस करंट वर्ड यूज होगा, एक डीप वाटर करंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज क्या है, या कोल्ड करंट लिखा है उन्होंने, वार्म करंट लिखा हुआ है, तो इसमें जाके अपने को परेशान नहीं होना है। दूसरी चीज क्या है कि करंट, कई बार एक ड्रिफ्ट शब्द तुमको मिलेगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी देर के बाद। उसके बाद में एक नॉर्मल सिंपल करंट्स करके आपको देखने को मिलेगा इसमें। और उसके बाद स्ट्रीम शब्द भी देखने को मिलेगा, उसको अपन जरा समझ लेते हैं कि क्या है ये। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये देखो, ये मैप दिख रहा है क्या तुमको? एक को लगे तो जरा मुझे क्लियर। दिख रहा है ये आपको? ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ड्रिफ्ट वर्ड हो रहा है, स्ट्रीम वर्ड हो रहा है ना? या इस वाले डायग्राम में हम लोग देखें तो ये सी मतलब यहाँ करंट के बारे में वर्ड हो रहा है, स्ट्रीम वर्ड यूज हो रहा है। कहीं कहीं आप देखोगे तो ड्रिफ्ट करके एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा। और एक मिनट रुको जरा, और थोड़ा क्लियर आपको विजिबल होगा। जैसे ये ड्रिफ्ट शब्द यूज हो रहा है, स्ट्रीम वर्ड हो रहा है, करंट हो रहा है, तो इसको अपन जरा समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे ये समुद्र का पानी है, हमें पता है काफी डेप्थ होती है इसकी। अब डेप्थ इतनी ज्यादा है कि मान लो 6 किलोमीटर के एवरेज ले लिया मैंने। कल भी समझा रहा था मैं कि समुद्र का क्या पूरा पानी एक साल बह जाता है क्या, कि मतलब तुमने छलांग लगाई और ये नहीं, तो लगभग ये ऊपर का जो सरफेस वाटर है इसका ये जो मूवमेंट होता है तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में हो, जो है ना, एक निश्चित दिशा में हो। तो पानी का प्रवाह एक डायरेक्शन में जब होता है तो उसको हम ओशन करंट के नाम से बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब चूंकि क्या होता है कि मतलब कल को आप कभी भी ओशन करंट सुनो मतलब सरफेस वाटर का मूवमेंट समझना, है ना, मतलब जो आप कह सकते हो कि धरातल का जो जल है उसका मूवमेंट हो रहा है। जो धरातल में जो सरफेस वाटर है, जो ऊपर स्तर का जो जल है, क्योंकि गहराई का पानी अगर मूव कर रहा है, ऐसा नहीं कि मूव नहीं करता, करता है बट स्लो करता है। अच्छा, एटमॉस्फेयर और ओशन का ज्यादातर कनेक्शन सरफेस वाटर से रहेगा, ऊपर वाले जल से रहेगा। तो ऊपर वाले वाटर को हमें थोड़ा सा कंपेरेटिवली क्या होता है, ज्यादा पढ़ना। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो कई बार जो है आपको ओशन करंट शब्द में
ड्रिफ्ट वगैरह शब्द भी देखने को मिल जाता है जो मैं बता रहा था। तो इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक ड्रिफ्ट वर्ड मिलेगा तुम्हें, एक करंट वर्ड मिलेगा, और एक जो मिलेगा स्ट्रीम शब्द मिलेगा। हम मान के चलते हैं कि स्ट्रीम बहुत तेज हो रहा होता है जब वाटर का फ्लो तेज हुआ है, फिर करंट है, और फिर ड्रिफ्ट थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो है वो स्लो होता है। तो जब ये थोड़ा सा स्लो स्पीड में चल रहा होता है तब उसको हम ड्रिफ्ट वर्ड यूज कर रहे होते हैं, कंपैरेटिवली जो थोड़ा सा क्या हो स्लो है। और जनरली जो थोड़ा सा तेज है तो ऐसा मैं लिख सकता हूं कि स्ट्रीम, करंट और ड्रिफ्ट। ये शब्द जब तुम समझ लो तो ये समझ लेना कि ये वाटर के मूवमेंट को लेकर बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वाटर के मूवमेंट की स्पीड, वाटर के फ्लो के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो हम सबसे तेज जो है जिस दिशा में वो जा रहा है उस दिशा को लेकर हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो अब दो बातें आ गई हमारे दिमाग में कि सर समुद्र का पानी बह रहा है, सरफेस वाटर को हमें देखना है। अब ये सरफेस वाटर का जो मूवमेंट होता है वो अलग अलग स्पीड से हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। जी हाँ, तो आप किस जगह पे, क्योंकि कोई भी चीज मूव कितना तेज करती है किस बात पर निर्भर करता है, तुम पर और मुझ पर नहीं करता, ये उसके स्लोप पर निर्भर करता है, ग्रेडियंट पर निर्भर करता है। यहाँ भी ग्रेडियंट का लॉजिक लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। तो कल को जब मैं अचानक आपकी आंखों के सामने स्ट्रीम वर्ड ले आऊं, करंट वर्ड ले आऊं, ड्रिफ्ट वर्ड ले आऊं, तो एटलीस्ट समझना वाटर का फ्लो है लेकिन थोड़ा सा फास्ट है, स्लो है, इन सब चीजों को भी जो है ध्यान रखना। समझ आ जाएगी मेरी बात यहाँ तक सबको? ठीक है। तो अब जो इम्पोर्टेंट, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट लिखा है, एक्सट्रीम लिखा है ना, इक्वेटोरियल दिस इज द करंट। तो पता है हमें कि भाई ये सबसे तेज हो रखा होगा मूवमेंट, यहाँ थोड़ा सा स्लो है, यहाँ ठीक ठाक है, चल रहा है। फिर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ऐसा ओशियन का वाटर जो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, वो ठंडी जल रहा है, देखो जरा कोल्ड। और जो इक्वेटर से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, दे ऑल आर वार्म, वो जो रहेगा वो गर्म रहेगा। इसमें और क्लैरिटी समझ सकते हो आप लोग कि ये गर्म कौन सा है, जो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, और पोल से जो इक्वेटर की तरफ आ रहा है वो ठंडा है। कल मतलब आपको हर दिन सिखा रहा हूं ये बात तो मैं, ये विंड के कारण, ये विंड दिखाई दे रही कौन सी विंड है जिसपे मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ईस्टर्ली विंड, पूर्व पवन है। ईस्टर्ली विंड के कारण पूरा गर्म पानी आगे चला जाता है, देखा हमने। और कॉन्टिनेंट के वेस्ट में वैसे भी तुम्हें वाटर कौन सा दिखाई देगा, इसमें समझाने की जरूरत नहीं, आपको ठंडा पानी दिखाई दे रहा है हर वेस्ट में। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ का गर्म पानी आगे जा चुका है। तो यहाँ का थर्मोक्लाइन डीप डेप्थ में होगा कि शैलो डेप्थ में होगा, जहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ। यहाँ पे तो अपवेलिंग चल रही है, थर्मोक्लाइन ठंडा पानी ऊपर आ गया जल्दी। तो भैया दीदी ने शैलो लिखा है, ये भैया रोज आते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, शायद सही लिखा होगा, मैं भी शैलो लिख देता हूँ, लिख देती हूँ। तुम्हारी बुद्धि कब चलेगी? तुम रोज आकर भी कब चलाओगे बुद्धि? तुम्हारी बुद्धि चल पा रही ना? कल वाली जो मैंने बताई थी कि भैया गर्म पानी पूरा इधर इकट्ठा हो जाता है तो वेस्ट साइड अपवेलिंग होती है, ठंडा पानी निकलता है। ठीक है, समझ गए? चलो सर, आपकी ये सारी बातें मुझे समझ में आ गई कि सरफेस वाटर का मूवमेंट होना है, एक डायरेक्शन में जाना है, उसको वाटर के फ्लो को हम करंट, स्ट्रीम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। सारी बातें हमको सब कुछ जो है समझ आ गई। ठीक है, चल रहा है जीवन, कोई समस्या नहीं। लेकिन मेरे को ना अभी एक बात ये नहीं समझ आ पा रही कि सर ये वाटर का मूवमेंट करता क्यों है, मतलब कैसे? क्योंकि अगर मान लो जमीन है, धरती है, तो मैं तो कह दूंगा कि लैंड का स्लोप ऐसा है तो वाटर हमेशा ऐसे ही मूव कर रहा है। बट यहाँ तो समुद्र का 6 किलोमीटर गहरा पानी है, ऊपर से भी तुम पूरे पानी की बात नहीं कर रहे हो, सरफेस वाटर की। अब अंदर मान लो उबड़ खाबड़ जगह है, भी लैंड वगैरह है, माउंटेन्स है, तो पानी इधर से इधर जाएगा ज्यादा से ज्यादा। बट ये सरफेस वाटर कैसे इन्फ्लुएंस होगा नीचे की टोपोग्राफी से? तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन से ऐसे कारक हैं जिससे ओशियन करंट का निर्माण हो रहा है, समुद्री जलधाराओं का
निर्माण होता है। तो सबसे बेसिक चीज टेम्परेचर, बोलिए टेम्परेचर कैसे फर्क डालेगा? सिंपल सी कहानी है सर। टेम्परेचर क्या करता है अक्सर, आप लोग जरा गौर से ध्यान दें। जी हाँ, गुड। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतना वाटर का मॉलिक्यूल जो है फैलेगा, फैलाव होगा। मतलब वाटर का लेवल क्या होगा? ऊपर रहेगा। और टेम्परेचर जितना कम रहेगा उतना वाटर ठंडा होगा भैया। और कोल्ड वाटर का लेवल थोड़ा सा डाउन होता है। मतलब अगर आप इक्वेटर को और मिड लैटिट्यूड पे जाओ या पोलर की रीजन के इमेजिन कर लो भले ही, तो इतना तो समझ आता है कि इक्वेटर का जो वाटर है वो कंपेरेटिवली पोल के क्या होगा, हाई लेवल पे रहेगा। और पोलर रीजन चूंकि ठंडा रीजन है तो वहां का पानी का जल स्तर थोड़ा सा क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो एज अ रिजल्ट तुम्हें एक स्लोप बनता हुआ दिखेगा वाटर के अंदर ही, सरफेस वाटर के अंदर। यहाँ पर हाई टेम्परेचर है और यहाँ पर लो टेम्परेचर है। समझ लेगा? बाकी तो और फैक्टर भी काम करेंगे बट टेम्परेचर एक फैक्टर बन सकता है कि तापमान जितना ज्यादा हो, मतलब सीधी सी बात है कि जितना लेस डेंस वाटर है, लेस डेंस वाटर रहेगा उतना वाटर का लेवल हाई रहेगा ऊपर। और मोर डेंस वाटर क्या करेगा? वाटर को लेवल डाउन कर देगा, है ना? समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल ठीक बात है। अब जैसे इक्वेटर से अपन जरा चलते हैं कहां तक, पोलर रीजन तक चलते हैं। ठीक है, ये मिड लैटिट्यूड तक है। अब समझना जरा, इक्वेटर पर गर्मी ज्यादा है, वाटर जो है वार्म होगा। ठीक है, डन। दूसरी बात क्या है, मिड लैटिट्यूड भी कोई गर्म नहीं है, तो उसका लेवल तुम्हें ऐसा लगेगा कि इक्वेटर के क्षेत्रों से थोड़ा सा लेवल हो सकता है ज्यादा हो। भाई ज्यादा पानी गर्म होता है इधर मिड लैटिट्यूड, मतलब सब ट्रॉपिकल, प्लीज ध्यान रखना ना, सब ट्रॉपिकल एरिया के बारे में बात। पानी ज्यादा गर्म होता है तो उल्टा हो गया। अच्छा, पोलर का तो ठंडा है तो इसमें तो तुम्हें कोई शक नहीं कि लेवल नीचे रहेगा। तो तुम ये मत भूलो कि इक्वेटर पे रोज बारिश हो रही है, रेनफॉल वाटर का लेवल क्या कर देगा, और बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। दूसरी बात, ये चीज में मत भूलो कि मिड पोलर सब ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में प्रेशर बहुत हाई है, वायुमंडल का दबाव भी लगता है, हेडलेस है। हाई प्रेशर जब दबाव लगता है तो ये पानी को थोड़ा सा क्या करेगा, लेवल इसके कंपैरेटिवली लो होगा। तो आप देख लो एक लेवल का डिफरेंस वाटर का। इक्वेटर पे पानी गर्म है, साथ में बारिश भी हो रही है, तो वाटर का लेवल ज्यादा मान रहे हैं हम। फिर मिडिल एल्टीट्यूड पे हाई प्रेशर आ गया, साथ ही साथ अच्छा पानी गर्म है, यहाँ भी एक्सपेंशन हो रहा है, ऐसा नहीं है, बट हाई प्रेशर है, उतना रेनफॉल नहीं हो रहा। और ठंडा पानी पोलर में तो ये तो एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया सर, आपस में आराम से कह सकते हो। अच्छा, पानी यहाँ पहुंचेगा, अंदर जाएगा ठंडा होके, और फिर इधर जगह खाली होगी तो यहाँ से अपवेल भी होगा, मतलब एक तरह से पूरा सर्कुलेशन बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। बट अपने को इधर नीचे के जाने की जरूरत नहीं है। बट इतना समझ में आ गया ना कि इक्वेटर से पोल की तरफ पानी टेम्परेचर में चेंज होने से भी जा सकता है। एक फैक्टर रेनफॉल भी तो हो सकता है। रेनफॉल से क्या होता है, वाटर का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, वाटर का लेवल इंक्रीज होता है। तो जल ऊपर स्तर बढ़ेगा, जहां पानी मिड लैटिट्यूड में कम है वहां से चेंज, ये वाटर का लेवल हो गया। पोलर रीजन में वैसे बारिश कम होती है। ऐसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लो गाइस, प्रेशर समझते हो, वायुमंडल का दाब। इक्वेटर पे दाब है क्या, लो प्रेशर इक्वेटर पे,
तो जब कोई दबाव ही नहीं होगा तो पानी तो फैलेगा। लेकिन हाई प्रेशर अभी समझाया मैंने, हेडलेस सेल का हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल उपोष्ण क्षेत्र में काफी होता है। तो हाई प्रेशर हमेशा तो वाटर कैसे, मतलब आप ये कह सकते हो ना कि जहां पर लो प्रेशर है वहां वाटर एक्सपेंडेड फॉर्म रहेगा, जहां हाई प्रेशर है वहां पर वाटर सिंक हो रखा, ये ऐसा लेवल दिखेगा आपको पानी का। आया मजा? क्योंकि अगर तुम एक एक करोगे ना तो फंसोगे। कैसे है, जब एक लैटिट्यूड पर ज्यादा टेम्परेचर होता है तो मिड लैटिट्यूड में पानी ऊपर होना चाहिए ना, इक्वेटर तो इधर उल्टा हो जाना चाहिए ना, गलत पढ़ा ना। अरे भैया तुम कभी कभी तो लगते हो कि सर की बात कैसे गलत हो जाए इस बात पे फोकस कर रहे होते हो। अंडरस्टैंडिंग तो लगा करो, ध्यान अपना नहीं भटका लेते हो तुम। तुम्हारा ध्यान सीखने पे जाना चाहिए, ये नहीं कि ये गलत कैसे हो जाए आदमी। हाँ, अरे तो यहाँ और भी तरीके हैं। बारिश करा रहा हूं मैं, देखो बारिश में क्या हो गया, बारिश करने से पानी का लेवल बढ़ गया, रोज बारिश हो रही है। आई बात समझ? साथ ही साथ यहाँ पर प्रेशर कंडीशन क्या कम है तो फैलने का लगा रहता पानी, यहाँ पर थोड़ा कंपेरेटिवली बारिश कम है तो जल स्तर से भी फर्क पड़ता है। प्लस सीखने वाली बात है कि एक ही फैक्टर से पूरी दुनिया में क्रांति करने नहीं जाऊंगा, एक ही फैक्टर से पूरी दुनिया में क्रांति नहीं करना, अलग अलग जगह पे अलग अलग फैक्टर सर काम करें। अभी तक बातों बातों मैंने तुमको 3 बातें बता दी, प्रेशर, रेनफॉल, टेम्परेचर। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो कोरियोलिस फोर्स भी काम कर रहा है यहाँ पे, देखो आप हर पानी नॉर्थ में क्लॉकवाइज चल रहा है, इधर एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश कर रहा है। समझ आई बात? दूसरी बात, अगर आपने मैं आपसे पूछूं कि ये पानी इधर ही क्यों जा रहा है, ये एरोस देखूंगा मैं तो इधर ही क्यों जा रहे हैं ये लोग, बिकॉज ऑफ द ईस्टर्ली विंड। ये एरो इधर ही क्यों जा रहा है बिकॉज ऑफ वेस्टर्ली विंड। ये ऐसे इधर से क्यों आ रहे हैं, ईस्टर्ली विंड। तो विंड भी इंफ्लुएंस डाल सकती है सर, विंड की डायरेक्शन से चीजें चेंज हो रही। तभी मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिनेंट्स पर कौन से तरह का पानी मिलेगा, थर्मोक्लाइन चेंज हो रहा है, ये सारी बात। तो मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं पानी नहीं पी पाता हूँ, समझ आई बात? तुम लोगों ने तो संन्यास ले लिया पानी से, मुझे तो पीने दिया करो। हाँ ये हो गई बात। नेक्स्ट, अगर आप ओशन करंट को देखोगे तो ये देखो, इधर विंड के कारण इधर आ रहा है, तो ये छलांग लगा कि इधर क्यों नहीं गया पानी, ऐसा क्यों मुड़ गया ये? तो मैंने लैंड ने रोक दिया, मॉडिफाई कर दिया, ये देख रहा है ऐसे फ्लोरिडा से ऐसे मुड़ गया। मतलब समझ रहे हो आप ये क्या हो रहा है, ये मॉडिफाइंग फैक्टर्स में लैंड भी तो आ रहा है, लैंड से भी तो प्रभावित हो रहा है। कोरियोलिस से फर्क पड़ रहा है सर, सैलिनिटी से भी फर्क पड़ेगा क्या? कैसे देखते हैं? तुम्हारे सामने 2 एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल ऐसा है जो फ्रेश वाटर वाला है, स्वच्छ जल है, और ये हो गया तुम्हारे लिए सलाइन वाटर। सलाइन वाटर बाय द वे तुम ध्यान रखना है ना, एक शब्द तुम्हें ब्रैकिश मिलेगा, एक फ्रेश मिलेगा, एक सलाइन मिलेगा, एक ब्राइन मिलेगा। फ्रेश तो पता है कि सैलिनिटी जिसमें हो ही ना, सॉल्ट ही ना हो। अप्रोक्सीमेट एनसीईआरटी का तो क्राइटेरिया 24-25 का है, पर लगभग कुछ कुछ किताबें 30 तक भी बोलती है कि 30 तक पार्ट्स पर 1000 सॉल्ट है तो वो ब्रैकिश है, मतलब हिंदी में कहते हैं उसको खारा। और सलाइन लवणता जो इससे ज्यादा होता है, 50 से ज्यादा सैलिनिटी ब्राइन कहलाता है। जैसे हमारी नदियां फ्रेश वाटर होती है, इधर सलाइन होता है,
तो जो किनारे पर एक्चुअल वाटर सलाइन नहीं है, किनारे पर जहाँ ये पानी मिलता है तो थोड़ी सैलिनिटी कम हो जाती है, तो ब्रैकिश हो जाता है। अगर आप मतलब क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत बढ़िया वैसे तो फैक्ट दिया हुआ है, मतलब मिस ना हो तो उसे भी तुम लोग देख सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे लगभग salinity of 24.7 ppt has been considered as the upper limit to demarcate the brackish water। जैसे समुद्री लेक है, चिल्का लेक, वेम्बनाड वगैरह, ये उन रीजन में ये ब्रैकिश पैटर्न है। ब्रैकिश का मतलब समझिए जिसमें सॉल्ट इतने अवेलेबल हो, जो फ्रेश ना हो बेसिकली। इसके बाद तो वो सलाइन हो जाएगा, लवणता युक्त। तो खारा और लवण में दोनों में अंतर है, ये ज्यादा सॉल्ट वाला है, ये थोड़ा कम है, और फ्रेश वाटर में और कम होगा, ब्राइन में ज्यादा होगा। ठीक है, कुछ भी मत पूछो निश्चय, है ना। अभी मैं बिल्कुल बाहर कर दूंगा क्लास के, समझ आई ना। लैंडफॉर्म्स इन डिटेल तुम भूल गया, मतलब रिवीजन किया नहीं तुमने एस्चुरी और लेगून। मैं वही समझा रहा हूँ कि दोनों जगहों पे पॉसिबली ब्रैकिश फीचर दिख जाएगा। अगर वो समुद्र मतलब अब वो डिपेंड भी करेगा सैलिनिटी वहां की का। अगर वहां मान लो कोई लेक है, बहुत ज्यादा एवोपरेशन हो रहा है, डेड सीज बन गया, फिर तुम उसको ब्रैकिश थोड़ी कहोगे, ब्राइन सलाइन हो गया वो तो। खैर, समझे कि नहीं। और एक तो नाम भी तुमने अपना एक्चुअल नाम रखा नहीं है, तुम मोटिवेट हो गए होंगे जिस दिन तुमने प्रोफाइल बनाई होगी, नाम निश्चय, नाम ही निश्चय रख दिया तुमने। अब वो कह रहा है कि मेरा नाम चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, तुमने तुम्हारा नाम किम जोंग लिया। लियो लियो, मेरा नाम धनंजय है, लियो, इधर ध्यान दो, ध्यान दो भैया, ध्यान दो, जल्दी ध्यान दो, इधर ध्यान दो सब लोग। जी हाँ, फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर को इमेजिन कर सकते हो क्या। थोड़ी देर के लिए मान लो सॉल्ट है, इसमें कुछ चीज ऐड है, कोई चीज एक्स्ट्रा है, और जब एक्स्ट्रा होगी तो वो क्या होगी, डेंस होगी, घनत्व होगा उसमें। और जब घनत्व ज्यादा होगा तो लेवल उसका क्या होगा, लो लेवल होगा, लेवल नीचे रहेगा। मतलब हाई सलाइन रीजन जो है उसका लेवल जो है लो होता है, और जब फ्रेश वाटर में क्या है, लेस डेंस होगा, सही है। तो मतलब वाटर का जो लेवल है, लेवल वो क्या होगा, हाई होगा, ऊपर होगा पानी, लेस डेंस होगा पानी। डन, आ गई बात समझ में। तो मैं एक एडिशन और कर सकता हूं ना, कि जैसे जैसे मेडिटेरेनियन सी है हमारा, छोटू है मेडिटेरेनियन सी, तो पता ही है। अटलांटिक ओशियन है। अब चूंकि अटलांटिक ओशियन में सॉल्ट क्या है, और मेडिटेरेनियन में एवोपरेशन बहुत होता है, तो सॉल्ट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ज्यादा सॉल्ट हो गए तो लेवल क्या होगा, डाउन हो गया, नीचे चला गया। कंपैरेटिवली अटलांटिक का जो पानी है उसका लेवल अप रहेगा, ऊपर रहेगा थोड़ा सा, इसके कंपैरिजन में वाटर के मूवमेंट में मदद करेगा। मिड लैटिट्यूड में सॉल्ट ज्यादा है, थोड़ा सा लेवल नीचे रखोगे। जी सर, इक्वेटोरियल रीजन में रेनफॉल वगैरह के कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा ज्यादा ऊपर लेवल हो जाएगा, सॉल्ट भी कम है वहां पर। तो वाटर का मूवमेंट सैलिनिटी के अकॉर्डिंग देखें तो मैं कह सकता हूं ना, लो सैलिनिटी से वाटर हाई सैलिनिटी की ओर जाता है, क्योंकि जहां ज्यादा सॉल्ट होते हैं वहां का लेवल नीचे होता है, जो वाटर लो सॉल्ट वाले ऊपर रहते हैं। पर हर जगह नहीं चिपकाना है कॉन्सेप्ट, समझ आई बात। हर जगह नहीं चिपकाएंगे, जहां जो लगेगा वहां पर वही काम। नहीं तो तुम सोचो एक सैलिनिटी में दुनिया भर में ले जाओ, वहां हो सकता है कोई एक फैक्टर ज्यादा काम कर रहा हो,
तो सॉल्ट का क्या याद आया तुम्हें, सैलिनिटी का क्या आया, सैलिनिटी सर, हाई सैलिनिटी अगर यहाँ लिखूं मैं और यहाँ लो सैलिनिटी लिखूं, कम लवणता लिखूं, तो वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, लो टू हाई होगा। क्यों, क्योंकि वाटर लेवल यहाँ अप रहेगा और यहाँ वाटर लेवल डाउन रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ डेंस ज्यादा है। समझने का सर, नींद बहुत आती है, क्या करूं नींद भगाने के लिए, एक्टिव करो, एक्टिव रहो, थोड़ा सा शारीरिक गतिविधियां ज्यादा करिए, कम खाइए थोड़ा सा। जी हाँ, पोषण युक्त भोजन लीजिए, पोषण युक्त भोजन लीजिए, कम खाइए। और खुद को सजा मत दो, मतलब सो तो कंटिन्यू 5-6 घंटे सो लिया करो एक बार में, 6-7 घंटे। नींद आती नहीं तो क्या करें, मेरी क्लास देखें। चलो हो गया, लिख लिया है, दिमाग में ना लिया तो व्हाट आर द फैक्टर्स, असल में ना, मतलब असली चिंता विंता जब होती है ना, भूख जब होती है ना तुम्हें कुछ करने की, ऐसे नहीं आती, नींद नहीं आती, ध्यान ही नहीं जाता तुम्हारा। बट उस पैटर्न में जाने के लिए थोड़ा समय लगेगा तुम्हें। तो फैक्टर्स कौन से हैं ओशन करंट्स वाले, अफेक्टिंग ओशन करंट्स। तो मुझे लगता है एक फैक्टर है रिलेटेड विद ओशियंस, ओशियन, फिर होगा फैक्टर रिलेटेड विद एटमॉस्फेयर, फैक्टर्स रिलेटेड विद अर्थ का रोटेशन, मॉडिफाइंग फैक्टर्स, महासागरों से संबंधित कारक, वायुमंडल से संबंधित कारक, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित कारक, मॉडिफाइंग फैक्टर, ये घूर्णन लिखा है, ठीक है। मॉडिफाई को हिंदी में क्या लिखे हैं, अच्छा शब्द बताओ। नहीं, बदलाव, और बताओ, और बताओ। संशोधित, परिवर्तनशील, संशोधित तो लिख ही दो, बट परिवर्तनशील भी कर दो, ठीक है। थोड़ा सा रूपांतरण जो भी लिखना चाहो, इससे कोई दिक्कत नहीं है।
वो ये रहा है कि अभी तक हमने पढ़े तो है फैक्टर, लेकिन उसको थोड़ा मतलब प्रॉपर हम कर दें तो ज्यादा सही है, लाइन कर दें तो। अब जैसे ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? नी लिखा तो लिखो है, नी लिखा। हो गया? आशीष तुमको यही समझाना चाह रहा हूं मैं कि कोई एक फैक्टर से ही चीजें कंपेयर मत करो। एक्सपेंशन टेम्परेचर बढ़ने से हुआ, रेनफॉल से भी हो गया, वहां सॉल्ट कम थे तो वाटर का लेवल ज्यादा रहा, ऐसा समझो। तो टेम्परेचर एक कारण हो सकता है, ओशियन की सैलिनिटी एक कारण हो सकता है, ओशियन की डेंसिटी एक फैक्टर बन सकता है, घनत्व, लवणता, तापमान, फैक्टर से रिलेटेड विद एटमॉस्फेयर, वायुमंडल से संबंधित कारक। विंड हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है, वायुमंडलीय दाब हो सकता है, वर्षण हो सकता है, पवन हो सकती है, कोरियोलिस फोर्स, ग्रेविटी भी लिखना चाहो तो लिख लो इसी में, गुरुत्वाकर्षण बल। मॉडिफाइंग फैक्टर जैसे कोस्टल रीजन्स, तटों के जो क्षेत्र होते हैं, समुद्री पर्वत कोई बीच में आ गया, रिजस, मिड ओशन वाली, मॉडिफाई कर सकती है। अब जब तुमको एक्सप्लेन करना होगा तो आपकी मेन हेडिंग ये 4 होनी चाहिए। नहीं तो हम कैसे करते हैं, लिखते टाइम मेन आंसर लिख रहे हैं, टेम्परेचर सैलिनिटी डेंसिटी सब कर करके एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि इनमें डेंसिटी पे तो फर्क पड़ रहा है इससे। तो तुम यही करके इनको दो तीनों को मेंशन कर दो, इसको बता के इन तीनों को मेंशन कर दो, इनको बता के इसको मेंशन कर दो, ऐसा भी आप कर सकते। ठीक है, चलो जल्दी रिवाइज कर लो फटाफट। ये घबरा गया सी, क्योंकि जब तुम बता रहे थे तब मेरा कहीं ध्यान और था। कोस्टल रीजन मतलब ये बता रहा था ना कि ये मॉडिफाई हो जाते हैं, जो कहीं और नहीं गया ओशन करंट, ये फ्लोरिडा ऐसे मुड़ के ही क्यों आ गया है, ऐसे ही क्यों गया। तो कोस्टल अलाइनमेंट जो होते हैं, कोस्टल रीजन का जो ओरिएंटेशन है उसके हिसाब से। ठीक है, ओ भैया सुनामी आपदा प्रबंधन में सीखेंगे, चिंता ना करो। चलो तो 1 मिनट में पानी वगैरह पी लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ओशन करंट्स याद करना है हमें, कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा चाहिए, सो टेक योर टाइम।
हो गया? तुमसे पढ़ने को कहा था, तुम बातें शुरू कर देते हो। ये तो तुम आर्टिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। जी हाँ, एक्सटर्नल इवेंट से फर्क पड़ेगा, मॉडिफिकेशन भी है। अभी मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन करंट एग्जांपल के साथ, शुभम डोंट वरी। हाँ, ये लो मिड ओशन के लिए, अरे समुद्र के अंदर पर्वत आ गए मान लो ऊपर तक, पानी बहेगा तो मॉडिफाई नहीं हो जाएगा? शुरू करते हैं। सबसे पहले नोट्स कैसे बनाने वो देख लो इसके। आपका ये पेज है, तो ये मान लो मार्जिन मार्जिन हो गई तुम्हारी जो है। तो अब यहाँ हम ओशन करंट्स लिखेंगे ओशन वाइज। सबसे पहले हम बात करेंगे अटलांटिक ओशन में, है ना। अब अटलांटिक ओशन में भी सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ अटलांटिक के बारे में। दो कॉलम बनेंगे, एक वार्म ओशन करंट का और एक कोल्ड ओशन करंट। जो लिखा हो उसकी लिस्ट बनाना है, कोल्ड वाले की लिस्ट बनाना है। ये लाइन पहले से बड़ी मत बना देना भाई, आगे जाके फिर साउथ अटलांटिक भी तो आएगा ना, बाद में फिर ऐसे कर रहे हो। जितनी आवश्यकता हो उतनी बनाते चलना, साउथ अटलांटिक लिखोगे फिर वार्म एंड कोल्ड होगा। इस चीज को जो थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर हम थोड़ा सा देखेंगे ओशन करंट, मान लो पढ़ने के बाद वहां उस रीजन में कोरियोलिस को भी देखेंगे, कोरियोलिस को कौन कौन सा क्या क्या फॉलो कर रहा है, क्या सीक्वेंस होगा ओशन करंट्स का, वो भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जायर्स को पढ़ेंगे, जायर्स, ये भंवर जो बनता है पानी घूम घूम के, कोरियोलिस के कारण वाटर के मूवमेंट को, सर्कुलेटरी मूवमेंट हो रहा है, वर्ल जो बन रहा है, भंवर जो बन रहा है, उसे जायर शब्द बोलते हैं, जीवायारी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेटोरियल करंट को देखो। सबसे पहले अब हर जगह कॉमन ही रहेगा इक्वेटोरियल, है ना, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो सब ओशन में लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में याद कर लेना। इधर ही क्यों जा रहा है, तो वो ईस्टर्ली विंड के कारण जा रहा है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल करंट इज कोल्ड करंट और वार्म करंट। इक्वेटोरियल करंट कोल्ड होगा कि वार्म होगा? गुड, वार्म करंट होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को अच्छे से, इधर देखें जरा सब लोग। ईस्टर्ली विंड के कारण पानी इधर गया। अब क्या हो रहा है, इक्वेटर से दूर होते होते कोरियोलिस लगना शुरू हो गया, साथ में मॉडिफाई भी हो रहा है इस तरह से, गल्फ ऑफ मैक्सिको के क्षेत्र से आके ये लैंड से मॉडिफाई हो गया। तो यहाँ पे जो दूसरा नंबर लिखना है, ये फ्लोरिडा को पहचानो, ठीक है, इधर ध्यान देना। ये दिख रहा है फ्लोरिडा, ये जगह, इस चीज को पहचानो। ए भैया, पोलिंग में गलत करोगे फिर तुम लोग, ध्यान दे लो। तो यहाँ पे हमें दूसरे नंबर में लिखना है फ्लोरिडा करंट, एंड फ्लोरिडा इज वार्म करंट। फिर आगे जाओगे आप, कोरियोलिस ने राइट साइड मोड़ दिया इसको, अगला है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ भी क्या होगा, गल्फ स्ट्रीम इज ऑल्सो वार्म करंट, इसी का ही एक्सटेंशन बना हुआ है ना, फ्लोरिडा फिर गल्फ स्ट्रीम। फ्लोरिडा आया फिर गल्फ स्ट्रीम आया। अब यहाँ वेस्टर्ली विंड ने कहा कि अरे यहाँ तक तो आ गए, लो हम आगे ले चलते हैं तुम्हें। तो अब ये गल्फ स्ट्रीम आगे जा रही है वेस्टर्ली विंड के कारण, क्योंकि इस जगह पे वेस्टर्ली शुरू हो गए। तो वही आगे बन के क्या हो गया, अटलांटिक का नॉर्थ वाला हिस्सा नॉर्थ अटलांटिक बन गई। अब क्या हुआ कि ये लैंड आ गया बीच में, दो हिस्से डिवाइड हो गए यहाँ से।
तो एक वेस्टर्न साइड का पानी तो तुम्हारा क्या हो गया, कोल्ड हो गया, जो कैनरी है, और एक बाइफर्केशन सीधा आगे निकल गया, तो एक इधर निकल गया, एक सीधा निकल गया। तो इक्वेटोरियल, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, अटलांटिक, आगे जाओगे तो यूके के इधर आएगा इर्मिंगर, इर्मिंगर करंट, मतलब नॉर्थ अटलांटिक का वाटर यहां तक पहुंच जाता है। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का ब्लैंकेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यूरोप के क्षेत्र में गर्म पानी पहुंचा रहा है, वार्मिंग इफेक्ट दे रहा है। वेस्टर्ली विंड्स, टेम्परेट साइक्लोन, वार्म एयर मासेस, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, सबका कनेक्शन इससे है। कल क्लास में तुमको मैंने आज ही बताया नॉर्थ सी में सॉल्ट ज्यादा क्यों पाए जाते हैं, ये गर्म सलाइन वाटर पहुंच गया यहाँ तक, समझे? तो जो नॉर्थ अटलांटिक के कारण वो ये वाला नॉर्थ अटलांटिक, आगे जाकर इसका नाम इर्मिंगर भी हो जाता है, इर्मिंगर करंट। इर्मिंगर इज ऑल्सो वार्म करंट। फिर और ऊपर जाऊंगा मैं आगे, तो नॉर्वे के पास बनेगा नॉर्वेजियन करंट। नॉर्वे के पास बनेगा नॉर्वेजियन करंट, ये भी वार्म होगा। तो आपके लिस्ट में इक्वेटोरियल होना चाहिए, फ्लोरिडा होना चाहिए, गल्फ स्ट्रीम होना चाहिए, अटलांटिक होना चाहिए, इर्मिंगर होना चाहिए, नॉर्वेजियन, ये सारे नाम आपको वार्म में लिखने हैं। अब इधर लिखेंगे हम ठंडा कैनरी करंट, दूसरी साइड कैनरी इज अ कोल्ड करंट। कैनरी के ब्रैकेट में लिख लेना, अगर वहां डेजर्ट पूछे तो सहारा डेजर्ट बनता है इससे। भाई ठंडा पानी के पास सहारा डेजर्ट बन गया ना, डेजर्ट बनते ही पता है अपने को, तो ये चीज अपने को जो है ध्यान रखनी है। हो जाएगा यार यहां तक। अब नॉर्वेजियन तक तो पहुंच गए थे, अब चूंकि तुम पोलर एरिया में चले गए तो धीरे धीरे पानी जो है तुम्हारा ठंडा हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कोरियोलिस उल्टा क्यों लग गया है, और कोरियोलिस नहीं लग रहा है, ये मॉडिफाई हो गया, ये आया इससे टकराया, लैंड मास से टकराया, इधर मुड़ गया पानी, फिर ईस्टर्ली विंड ने धक्का दिया, लेकिन पोलर एरिया तक जाते जाते ठंडा हो गया। तो अगली करंट है आपकी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज योर कोल्ड करंट। इधर से घूम के ये लैंड से पूरा घूम फिर के आएगा, दैट इज लैब्राडोर। नेक्स्ट वन इज लैब्राडोर, लैब्राडोर करंट। लैब्राडोर भी क्या हो गया सर, ठंडा हो गया, लैब्राडोर भी हो गया ठंडा। तो ग्रीनलैंड के पास ऑफकोर्स दिख रहा है पोलर रीजन में, तो उसको ठंडा ही मानूंगा। कनाडा के पास लैब्राडोर करंट को भी ठंडा मानूंगा। तो कैनरी, ग्रीनलैंड, लैब्राडोर, सीजीएल, तीन जो है ठंडे रहेंगे। तुम्हारे पास सिर्फ मात्र 2 मौके हैं, 2 मौके में प्रैक्टिस करवाऊंगा, तीसरी बार में पोलिंग करवा दूंगा। सीखना हो तो सीखो, नहीं तो सो जाओ। सबसे पहले इक्वेटर का क्षेत्र से चलिए बेट। इक्वेटर, इक्वेटोरियल करंट हो गया, भूमध्य रेखीय जलवायु, जैसे भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय जलधारा। ये फ्लोरिडा को देखते ही मुझे याद आ गया, फ्लोरिडा करंट आ गया। इसके बाद में गल्फ स्ट्रीम आ गया। अब मैं अटलांटिक के नॉर्थ में आ गया तो नॉर्थ अटलांटिक आ गया। आगे फिर इर्मिंगर आ गया, फिर नॉर्वे के पास नॉर्वेजियन बोलूंगा मैं। देखो हर चीज लॉजिकल है, समझ रहे हो क्या बोला? फ्लोरिडा के पास फ्लोरिडा करंट बोला, फिर गल्फ स्ट्रीम बोला, नॉर्थ अटलांटिक बोला, फिर इर्मिंगर बोला, नॉर्वे के पास नॉर्वेजियन। हर चीज लॉजिकली सीखो। नॉर्वे के पास नॉर्वेजियन, नॉर्थ अटलांटिक में नॉर्थ अटलांटिक, दोनों के बीच में इर्मिंगर। तब तक 10-15% किस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला नीचे वाला, गल्फ और फ्लोरिडा। अरे महाराज थोड़ा इधर ध्यान तो दीजिए आप, पढ़ना कैसे वो ध्यान दीजिए आप। यही तो मोमेंट होता है मेहनत का, उसी टाइम पे बैठे हैं। नींद सा आता है, क्या करें, नींद हल्का हल्का नींद आता है सर जी, कैसे होगा? तो तू हाथी पे बैठ के पढ़ बेटा, ऊंट पे बैठ जा। जी हाँ, समझ आ गई ना मतलब यहां तक? आखिरी मौका है, इक्वेटोरियल, फ्लोरिडा,
गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक, अरे यही करंट सिस्टम है जिसके कारण ट्रेड बना रहता है साल भर। ये तो बर्फ में पोर्ट से पिघल जाए। नॉर्वे के पास नॉर्वे, ये हो गया तुम्हारे लिए कैनेडी का करंट ठंडा, इधर से घूम फिर के आ रहा है ग्रीनलैंड, और इधर से लेबराडोर। भाई साहब बता, कुछ दिक्कत हो तो बता। अब तुम्हें लॉरेंशियन क्लाइमेट याद आ रहा है? तो वो जो दो ओशन करंट थे, एक लेब्राडोर था और एक गल्फ स्ट्रीम था। लेब्राडोर करंट कहाँ है? ग्रीनलैंड करंट कहाँ है? नॉर्वेजियन करंट कहाँ है? इरमिंगर करंट कहाँ है? इरमिंगर करंट कहाँ है? गल्फ स्ट्रीम कहाँ है? %10। थोड़ा गुना भाग लगाना आता है, प्लस माइनस करना आता है जीवन में? कि उधार लिया तो लौटा ही नहीं है आज तक। तो मेरी बात समझ रहे हो, थोड़ा तो प्लस माइनस करना आता होगा। गल्फ स्ट्रीम के पहले फ्लोरिडा, फ्लोरिडा कहाँ चिपकाएगा? ये लगा रहे हो। गल्फ स्ट्रीम बताओ दोबारा। फ्लोरिडा की करंट कहाँ है? सहारा डेजर्ट को किसने बनाया? ये लगा रहा है। ये नदी करंट, सहारा डेजर्ट, ठंडा। इक्वेटोरियल, नॉर्वेजियन, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। पिघल जाने दो इन ग्लेशियर्स को, कट जाने दो सारे पेड़, हो जाने दो पूरा एग्रीकल्चर खराब। किनके लिए बचा रहे हैं हम ये सब? तुम्हें समझ आ रही है? नॉर्थ अटलांटिक और इर्मिंगर 5 बार समझाया है मैंने। आगे बढ़ेंगे। तो
इक्वेटर अब साउथ वाला, साउथ अटलांटिक। इक्वेटोरियल हो गया। इक्वेटोरियल से अब इधर आऊंगा मैं, ये क्या हो गया, ब्राजील। ब्राजील देश है इसलिए ब्राजील करंट। उल्टा क्यों मुड़ गया सर ये, कोरियोलिस लेफ्ट साइड लगता है, तो ब्राजील करंट हो गया। ब्राजील इज अ वार्म करंट। अब इधर वेस्ट हाँ भैया, वेस्टर्ली विंड है, तो वेस्टर्ली विंड ठंडे पानी चलाते हैं भैया, ऊपर नहीं चलता इतना ज्यादा, लैंड बीच बीच में आ जाता है। तो 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 ये जो दिख रहा है आपको पूरा चारों तरफ घूमता हुआ पानी, उसको कहते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, पश्चिमी अपवाह। वेस्टर्ली विंड के कारण तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी ठंडा होगा, पोलर रीजन के पास का है पानी, घूम के जो है वेस्टर्न साइड पे तो मिलेगा ही तुम्हें, लेफ्ट साइड। दिस इज बेंगुएला करंट, बेंगुएला कोल्ड ओशन करंट। यहीं पे मिलता है तुम्हें कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी नामीब डेजर्ट। हाँ, बेंगुएला। फिर से एक बार देखेंगे, ब्राजील वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, डब्ल्यू डब्ल्यू जी, डब्ल्यू डब्ल्यू जी, बेंगुएला, नेवला नहीं, बेंगुएला। और यहाँ पे क्या करना है अपने को, सारा डेजर्ट लिख दो क्या, ना 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 ना, कालाहारी नामीब। फिर क्या होता है कि जैसे ऐसा नहीं लग रहा होता है कि भीड़ जा रही है, भीड़ जा रही है, या बीच में दीवार आ गई तो आधी भीड़ इधर बढ़ गई, आधी भीड़ इधर बढ़ गई। यहाँ भी वही हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, अगर हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें तो हम देखते हैं कि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं जिनका नाम है फॉकलैंड आइलैंड। कौन सा आइलैंड बेटा, फॉकलैंड आइलैंड। उन फॉकलैंड आइलैंड से टकरा के कुछ पानी इधर भी जाते, तो फॉकलैंड करंट कोल्ड ओशन करंट है भाई। फॉकलैंड करंट जो है कोल्ड ओशन करंट को रखना है याद अपनी को। ठीक है भैया, समझ गए भैया, भैया समझे गए भैया। चलो आपके पास वापस दो मौके शुरू हो रहे हैं, लेट अस स्टार्ट। भैया ये है साउथ इक्वेटोरियल, ठीक है, ये है ब्राजील करंट, तो ये तो गर्म रहेगा ही रहेगा। डन, आगे बात हमने। अब चूंकि ये पोलर रीजन का पानी है इधर एरिया का, तो ये वेस्ट विंड क्या होगा, ठंडा होगा। इधर से वेस्टर्न साइड पे बेंगुएला क्या होगा, कोल्ड होगा, ठंडा। फॉकलैंड करंट क्या होगा, ठंडा होगा। देख लो भाई, वेस्ट साइड वाला जो था ठंडा ही होगा ना। आखिरी एक मौका और है, ध्यान दे लो। मान लो कि सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने जन्म लिया है, तुम्हें रिपीट कराने के लिए जो है कि सिर्फ तुम्हारे लिए रिपीट हो, इसलिए मैं जो है मेरा जीवन का अस्तित्व है। इस कंसंट्रेशन के साथ क्लास में ध्यान दीजिए आप। समझ आ गई बात, जी सर। तो ये जो है साउथ इक्वेटोरियल है, ये वेल डन। ये क्या हो गया, ब्राजील, ठीक है। हे प्रभु, अब मैं पूरा याद कर लूंगा, फॉकलैंड करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, बेंगुएला करंट, डेजर्ट इसी से बनेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं आता है, बहुत बढ़िया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। शुरू करो। बेंगुएला कहाँ है,
कहाँ पर आपको जो है यह देखने को मिलता है, यह कहाँ पर है ये भैया, जल्दी बताओ। काला हारी नामी बडगटे कहाँ है? गुड। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहाँ है? WWD कहाँ है? उसके बाद में आपको पैटागोनियन कहाँ है? पैटागोनियन, पैटागोनियन डेजर्ट, फॉकलैंड करंट। फॉकलैंड करंट कुठे आहे? तो भैया समझ बैठ रही तुम्हें? फॉकलैंड करंट कहाँ है? उसके बाद में ब्राजील की जलधारा कहाँ है? चलो तब तक भूल जाऊंगा कि ऊपर वाला कीजिए, जो फ्लोरिडा थी, या गल्फ स्ट्रीम थी, नॉर्थ अटलांटिक था, मिंगर था, नॉर्वेजियन था, ग्रीनलैंड था, लेब्राडोर था, कैनरी था। मत भूलना यार। इतना मेहनत कराने के बाद अगर तुम भूल जा रहे तो कैसे होगा भैया जी? कैसे होगा बताइए जी। चलो नेक्स्ट हेडिंग, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक, पैसिफिक, पैसिफिक। हो गया। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, एक बार में समझ आ जाएगा। इक्वेटर का है, सेम वही कर ली। जैसा गल्फ स्ट्रीम मुड़ा वैसा क्यूरोशियो मुड़ गया। क्यूरोशियो वॉर्म, जापान के पास है। जैसा गल्फ स्ट्रीम था वैसा क्यूरोशियो। वेस्टर्ली विंड आगे ले जाएगी, जैसे नॉर्थ अटलांटिक है वैसे नॉर्थ पैसिफिक है, वॉर्म। जैसे नॉर्वेजियन है वैसे अलास्का है, वॉर्म। घूम के जैसे कैनरी था वैसे कैलिफोर्निया है, कोल्ड। कैलिफोर्नियन करंट कोल्ड। दोबारा आई रिपीट, इक्वेटोरियल वार्म हो गया, क्यूरोशियो नॉर्थ पैसिफिक अलास्का वार्म, कैलिफोर्निया कोल्ड। वार्म वार्म वार्म, कोल्ड वार्म। फिर इधर से ईस्टर्ली या दोनों के बीच में से निकल के जो आएगा, दिस इज ओयाशियो। OYASHIO, ओयाशियो। ओ ये तो ठंडा है, ओ ये तो कूल है। कंफ्यूज जाओगे ना तुम, यूरोशियो ओयाशियो में कौन गर्म कौन ठंडा। तो ओ ये तो ठंडा है, ऐसे याद करो ओ। तो ओयाशियो इज आल्सो नोन एज क्यूरिल, क्यूरिल करंट। कल ही बताया था क्यूरिल शब्द मैंने तुमको, क्यूरिल ट्रेंच में पढ़ा हो अगर आपने तो। ओयाशियो याद रखना ना, ओएसियो ठंड पानी।
दोबारा एक बार देख लो इक्वेटर, ठीक है, हो गया याद। घूम के जाएगा क्यूरोसियो, जैसे गल्फ स्ट्रीम बना था। आगे नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, ये इर्मिंगन, नॉर्वेजियन और अलास्का, ये सब हो गए गर्म। इधर से ठंडा आएगा ओयाशियो, इधर से कैलिफोर्निया आएगा कोल्ड। कैलिफोर्निया में आप डेजर्ट लिख सकते हो, ग्रेट बेसिन, सोनोरन, मोहावे, मोजावे, मोहावे लिखना चाहो तो, नहीं भी करना चाहो तो मत करो, वर्ल्ड मैप में याद करवा दूंगा। दो मौके हैं तुम्हारे पास बस, ध्यान देंगे यहाँ पे। इक्वेटोरियल घूम के जाएगा इधर से, ये यूरोशियो, समझ आई बात। आगे जाऊंगा, ये नॉर्थ पैसिफिक, फिर अलास्का वार्म, इधर कैलिफोर्निया ठंडा, और इधर से निकलता हुआ ओयाशियो ठंडा। आखिरी मौका है इक्वेटोरियल, यूरोशियो, नॉर्थ पैसिफिक, अलास्का, कैलिफोर्निया, ओयाशियो। चेक कर लो, ऑब्जर्व कर लो कहां क्या बना रहा हूं। हो गया, बेहतरीन। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ए है, ए, ओया, ओया, ओयाशियो, ओयाशियो क्यूरिल, ओया, ओया। गलती हो रही हो तो सुधारें, इसके बाद मौके नहीं है तुम्हारे पास जीवन में। अलास्का, कैलिफोर्नियन करंट, फॉकलैंड करंट, फील करो, इमेजिन करो, याद करो। कैनरी करंट, कनारी की जलधारा। ए बी वालों, ए बी वालों, कैनरी समझ आता है तुमको? अभी तुम्हें शादी में ये पता होता है कि कहां पे रसमलाई मिल रही है, कहां पे डोसा मिल रहा है। एक बार में पता लग जाता है किस साइड क्या था, पान वाले भैया कहां बैठे हैं। तुम्हें जो याद ना हो रहा पहले कैनरी बेंगुएला कुटे आए। अंदाजा लगा रहे हैं वहां, बेंगुएला।
नॉर्थ पैसिफिक, ये देखो, अरे ठंड में तुम्हें 5 घंटे बाहर खड़ा रख देना चाहिए ओशन करंट किताब लेके हाथ में। हाँ, अगला सवाल, नॉर्थ पैसिफिक, तब तो ध्यान देना क्या होता है, तब समझ आएगा तुम्हें। यूरोशियो, ये कर दूंगा मिक्स, सी लगा दिया भाई ने। अब भी इसको नॉर्थ पैसिफिक लगाया है तुमने है? और अब ये जापान के पास क्यूरोशियो याशियो इनके मिलने से लॉरेंशियन क्लाइमेट डेवलप होता है, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर के मिलने से यहाँ पर लॉरेंशियन क्लाइमेट डेवलप होता है। वेनेजुएला, साउथ पैसिफिक ओशन, बिना कोई देरी के। तो दिख रहा हो तुमको, नॉर्थ इक्वेटोरियल, क्यूरोशियो, ओयासियो, नॉर्थ पैसिफिक, कैलिफोर्निया, अलास्का, तो तुम कोई भी डायग्राम दो तुम्हें सब दिखेगा। चलो भैया, बिना कोई देरी के यहाँ वहां तारीख ने, अब आएंगे हम पेरू में। पेरू में शुरू होता है पेरुवियन करंट, क्योंकि वेस्टर्न साइड पे क्या मिलेगा तुमको, कोल्ड, सो पेरू इज कोल्ड। इक्वेटर का तो वार्म है ही है, जो होना चाहिए था। आगे जाऊंगा, आगे जाऊंगा, ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इज वार्म, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इज वार्म, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इज वार्म। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इज वार्म। ये पेरू से चला इक्वेटोरियल, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पेरू कोल्ड हो गए, बाकी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट तो कॉमन रहेगी, WWT। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन में कंफ्यूज मत होना ना, वेस्ट हमेशा ठंडा रहता है, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन का ठंडा रहेगा और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन वाला गर्म रहेगा, ये तुम्हें मतलब वैसे भी पता है, ईस्टर्न साइड एंड वेस्टर्न साइड वाटर क्या होगा। तो पेरू को हम हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। डेजर्ट इज कालाहारी, कालाहारी डेजर्ट का मैच द कॉलम हम्बोल्ट से होगा, सही है क्या? सही करा देते हैं, क्या दिक्कत है? बेंगोला में भी तो लिखा था, पर नहीं है, नहीं रे भैया, जिसने लिख लिया है बहुत अच्छी बात है, आपका ध्यान बहुत ज्यादा है क्लास में, जिसने लिख लिया मेरे साथ कालाहारी। अरे अभी तो लिखा तुमने बेंगोला में कालाहारी डेजर्ट, फिर दो दो बना दोगे कि नाम के? भाई अटकामा है, अटकामा, केन मामा, अटकामा, अटकामा डेजर्ट पेरू हम्बोल्ट से लगेंगे। ठीक है, इंडियन ओशियन, इसमें अगुलास, अगुलास मोजाम्बिक करंट वार्म है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड इंडियन ओशन में, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, इसके डेजर्ट जैसे गिब्सन है, विक्टोरिया डेजर्ट है,
सैंडी डेजर्ट है। बाकी तो वर्ल्ड मैप में किए हैं, करेंगे। ये आलोक, कल नहीं थे मतलब तुम क्लास में, है ना? पता है मुझे। लिंक दी थी मैंने, तुमने कल की रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी, इसका मतलब। ले लो, अब आएगा मजा। तो दिस इज वार्म करंट, जैसे ब्राजील था, है ना, वैसे यहाँ अगुलास, केप अगुलास। केप अगुलास सबसे सदर्न मोस्ट रीजन है ना अफ्रीका का, उसके पास है अगुलास। क्योंकि फिर इधर मुड़ के जाएगा कोरियोलिस ऐसे, तो ये बन गया वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, मतलब वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। बाकी तो इक्वेटोरियल तो रहेगा ही रहेगा। इधर सोमाली के पास लिख लो, सोमालिया, सोमाली करंट। बट सोमाली पे स्टार लगा लेना, है ना, वो वार्म कोल्ड हो सकती है सीजनल वेरिएशन से, सीजनल पैटर्न से। ठीक है जी हाँ। अघुलहास, मोजाम्बिक देश के पास मोजाम्बिक करंट भी लिख सकते हो आप। अब दूसरी बात आपको जो ध्यान देनी है, देखो, इक्वेटोरियल करंट यहाँ लैंड मास ने रोक लिया, इक्वेटोरियल करंट को लैंड मास ने रोक लिया, इधर उतना रोक नहीं पाया, आइलैंड से निकल के आ गया इधर। इंडियन ओशन में किधर, ल्यूविन करंट भी लिख लो, ल्यूविन करंट, ल्यूविन, ल्यूविन ओशन करंट, लियो करंट वार्म है। मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ कि ये जो है ना, यहाँ से निकल के इधर यहाँ यहाँ है, समझे? सोमाली इस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप इक्वेटर के बीच में एक पानी को देखो तो जरा, इक्वेटर के बीच में उसमें क्या वर्ड मिल रहा है तुमको? ईस्टवर्ड फ्लो है उसका। उल्टा क्यों जा रहा है यार ये? पहली चीज तो अपोजिट है, डायरेक्शन कोई पूछेगा तो कैसे बोलोगे आप? ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ वाटर। तो देखो समझो इसको, ये हर जगह हो रहा है, पूरा पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है, कुछ तो इधर निकल गया, कुछ इधर निकल गया।
बाकी वाटर इधर इकट्ठा होता चला गया। अच्छा, वाटर जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, वाटर बॉम्ब आ रहा है। वाटर बॉम्ब का लेवल वैसे भी धीरे धीरे बार बार इकट्ठा होते होते लेवल ज्यादा हो जाएगा। और एरिया डोल्ड्रम का है, शांत अवस्था, विंड ज्यादा लग नहीं रही है, तो जैसे लेवल का डिफरेंस हुआ, अर्थ के रोटेशन का लॉजिक लगाया, तो उल्टा पानी जो है चलने लगा। मतलब पानी इकट्ठा हो गया, कुछ तो निकल गया इधर से, कुछ इधर से निकल गया, लेकिन बीच का पानी जो है वो वहीं इकट्ठा रहे, होता चला गया होता चला गया, तो लेवल गर्म पानी का बढ़ता चला गया। और चूंकि अब यहाँ डोल्ड्रम वाली स्थिति, तो विंड तो वैसे भी नहीं चलती, शांत रहती है, तो कोई रोकने वाला भी नहीं है पानी को, तो पानी फिर लौट के इधर आने लगा अपोजिट। और अर्थ का रोटेशन भी आप देखोगे तो इधर वेस्ट टू ईस्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो मेनली हम क्या देख रहे हैं कि एक बड़े वॉल्यूम का जो वाटर है वो वेस्टवर्ड इकट्ठा हो रहा है, जिससे सी लेवल राइज हो रहा है। और डोल्ड्रम का एरिया जहां पे कांस्टेंट विंड जो है एब्सेंट होती है, और हायर जो वेस्टर्न सी लेवल आप देखते हो तो वो डाउन स्लोप टू द ईस्ट की तरफ जाएगा, ईस्ट की तरफ। समझे कि नहीं समझे? तो पानी कुछ वापस भी जाता है, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। मतलब मैं समझ गया कि सर ओशियन करंट्स जहाजों के लिए बहुत यूजफुल हो सकती है नेविगेशन के लिए। जाते समय इक्वेटोरियल से जाऊंगा, कहीं भी जाना है, लौटते टाइम काउंटर से आ जाऊंगा। इधर ये हमारे जो पोलर रीजन के पोर्ट्स हैं, बंदरगाह, वो फ्रीज नहीं होते हैं गर्म पानी के कारण, दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, ओशियन करंट अलग अलग टेम्परेचर की जहां मिलती हैं वहां फिशिंग एरिया बन जाता है। लेब्राडोर गल्फ स्ट्रीम, ओयाशियो, किरोशियो, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट डेवलप करा रहा है, चौथा फायदा। ओशियन करंट्स के अकॉर्डिंग वहां पर एयर मासेस डेवलप हो सकते हैं, फ्रंटल रेनफॉल हो सकता है। समझे कि नहीं? यूज तो है सर ओशियन करंट्स का, ऐसा नहीं है। ग्लोबल सी रूट्स कनेक्ट हो रखे हैं, प्वेलिंग जोन्स बन रहे हैं, मरुस्थलीकरण का निर्माण हुआ है, हेरिडिटी डिसाइड हो रही है, कितनी सारी चीजें। लियो लियो पूरा इक्वेटोरियल नहीं आया सर बेटा, जब ध्यान दोगे ना तब आएगा। तो अब जब तुम्हारा मन होना ध्यान देने का, तब तुम रिकॉर्डिंग दे। जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट लिखा करो क्लास में कि सर मेरा ध्यान नहीं था, तो मेरे को एक बार रिपीट करो। सच नहीं बोलोगे मैं करूंगा ही नहीं रिपीट। ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं रहो तुम लोग, कोई लड्डू चीज है वो, ऐसे कोई कठिन थोड़ी कुछ पढ़ाया है। नहीं था भाई, बिल्कुल नहीं था, होता तो तुम्हें समझ आ ही जाता। जब पूरा पानी इधर ही जा रहा है तो ऐसा नहीं लग रहा है पानी इकट्ठा ज्यादा हो गया है यहाँ पे, तो ए और बी के बीच में लेवल का डिफरेंस नहीं हो जाएगा। और डोल्ड्रम के रीजन में वैसे विंड नहीं चलती है, तो पानी पूरा उल्टा वापस आ जाएगा। इक्वेटोरियल करंट हिंदी मीडियम उल्टा जो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिविषुवत रेखीय जलधारा, काउंटर इक्वेटोरियल। ठीक है, वो भी घर में ही होती है। यहां कौन सी पढ़ी थी अपन ने? फ्लोरिडा, आगे गल्फ स्ट्रीम, आगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, आगे नॉर्वेजियन, इन जगहों पे इरविंगर, इधर आऊंगा ग्रीनलैंड, इधर आऊंगा लैब्राडोर,
इधर देख लो रे कैनरी को भी। फिर इधर आऊंगा ब्राजील, साउथ इक्वेटोरियल, फॉकलैंड करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, वेनेजुएला, फिर इक्वेटोरियल, इधर घुमा के जाऊंगा तो ये हो गया आपके लिए क्यूरोशियो। तो आगे आऊंगा तो नॉर्थ पैसिफिक, अलास्का, इधर से आऊंगा तो कैलिफोर्निया, ओयाशियो, यूरिल, समझ गए? पेरू, हम्बोल्ट जिसे हम कहते हैं, ठंडा। इधर घूमेगा ऑस्ट्रेलिया का आ जाएगा, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट वहां में। इधर से जाऊंगा अगुलास, अगुलहास, इधर जाऊंगा यहां से निकला हुआ इधर एरिया से लुविन, वेस्ट साइड कोरियोलिस लेफ्ट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, सोमाली। अब इतनी प्रैक्टिस के बाद भी तुम नहीं कर पा रहे हो तो आनंद लीजिए जीवन के। 2 बार पढ़ाया है, 2 बार प्रैक्टिस कराई है, पोल कराया है, आखिरी 5-5 6 बार में भी नहीं कर पा रहे हो तो इतना जड़त्व भी जीवन में कुछ काम का नहीं, वज्र एकदम ही होगा फिर। ओशियन करंट जो है कल अपन आधे घंटे और पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत ये टाइड्स वगैरह को डिस्कस करेंगे, बेसिक, ज्यादा इसमें भी लोड नहीं लेना है। कुछ अनक्लॉज वगैरह के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर कल कुछ हम मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो कल की क्लास मिस करना है। हाँ मिस कर देना। क्या है भाई आज का लीडर बोर्ड? सुशांत, नंदिनी, वसु, एप्रिकस, एप्रिकॉट नहीं लिखा तुमने क्यों? सृष्टि, नंदलाल, रिया, रूही, प्रभात, मेरा, ठीक है चलो।